हैं फिर हम अपनी आज की क्लास को प्यारी सी मोटिवेटेड 2-3 लाइनों के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो अगर आपने मन से मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर नहीं कर पाओगे। आपको पहले अपना मन मजबूत, पहले खुद पे खुद तो भरोसा करो, दुनिया तो बाद में करती है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30, 20-25 क्वेश्चन होंगे। बढ़िया तरीके से टाइमली आप लोगों को पहले क्वेश्चन को कवर करना है और फिर लास्ट में आपकी जो भी परेशानियां होंगी डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। इन चारों आकृति में से कौन सी बाकियों से अलग दिखाई दे रही है? चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से ऑड है? ऑड वन आउट। विषम को पहचानिए, ऑड वन आउट। इन चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से विषम अलग दिखाई दे रही है? तो चलो देख लेते हैं। भाई ये डिफरेंशिएशन है, मैथमेटिकल साइन है, ये भी मैथमेटिकल साइन है, सिग्मा ऑटो सम जिसको कहते हैं, ये भी मैथमेटिकल साइन है। बाकी सारे मैथ्स के हमें चिन्ह साइन नजर आ रहे हैं, लेकिन 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 यहां पर ऑप्शन डी एक आकृति है ज्योमेट्रिक, इसलिए ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगी। था बढ़िया क्वेश्चन, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है यहां पे, दिशा व दूरी का क्वेश्चन है। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? दिशा व दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। समय आपका शुरू होता है, अब बढ़िया से पढ़ना और बताना इसका उत्तर। समय शुरू हो चुका है, 30 सेकेंड है आपके पास। सुरभि और मथुरा कैरम खेलने के लिए मानक स्थिति में बैठी हैं। यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रही है तो उसकी प्रतियोगी मथुरा कौन सी दिशा की ओर देखेगी? अब कैरम हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठ के खेली जाती है, चेस हमेशा अपोजिट पोजीशन में बैठ के खेला जाता है। इतना तो तय है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में बैठी होंगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत चेहरा करके बैठी होंगी। क्लियर? तो यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा में देख रही है, यदि सुरभि जो है, यदि सुरभि का चेहरा है उत्तर पूर्व, उत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको बताना है कि मथुरा कौन सी तरफ चेहरा करके बैठी होगी। तो इसका अपोजिट कर दो, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का वेस्ट, चेहरा हो जाएगा साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम भी कहा जाता है। यदि एक व्यक्ति का चेहरा, हमें पता है ये 4 दिशा होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, यहां पे बीच में और काट दो, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? आ जाओ। यदि सुरभि का चेहरा नॉर्थ ईस्ट में है तो इसके जस्ट अपोजिट मथुरा का चेहरा होगा साउथ वेस्ट में। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया बीच में, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देती हूँ काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काउंटिंग फिगर का। आकृति को गिनना है, बताना है कितनी आकृति दिखाई दे रही हैं। तैयार हैं सभी? गिना जाए, कैलकुलेट किया जाए। आज आपको एक आकृति दी हुई है, आपको एक आकृति दी हुई है, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सॉरी ठीक है, आकृति इसमें आपको दी हुई है और इसमें काउंट करना है आपको टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी बताइए। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, काउंट करिए जी, जल्दी से बताइए। इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? सॉरी, काउंट करिए फटाफट से, बताइए आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? बी क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। गिनो टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। आंसर नहीं आ रहा भाई किसी का भी, इतने में तो निकाल देना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, बनाया जाए। आ जाओ, पहले बॉक्स को पकड़ो, कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
बड़ी वाली संख्या का 2 गुना कर दो तो 8 दूनी 16 त्रिभुज तो नीले वाले आ गए। एक ट्राइंगल दे रखा है नीचे और एक ऊपर, 2 एक दे रखा है 3 और एक दे रखा है लेफ्ट साइड 2 राइट साइड 2, 4 ही हो गए। अब मैंने पहले इन सबको अलग अलग करके जोड़ दिया। अब सबको आपस में जोड़ो, क्या कोई नया ट्राइंगल बन रहा है? जब मैं नीले और लाल वाले दोनों त्रिभुज को आपस में जोड़ दूंगी तो क्या कोई नया ट्राइंगल बनेगा? चेक करना जरा। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई नया ट्राइंगल बनेगा। अगर मैंने पहली वाली आकृति को जोड़ा तो क्या इससे नया ट्राइंगल कोई बन रहा है? आई डोंट नो कि नया ट्राइंगल कोई बन रहा होगा। नहीं भाई, यहां से ले लो, ये पूरी भुजा ले ली, यहां से यहां तक कोई लाइन ही नहीं मिल रही, नया ट्राइंगल कैसे बनाओगे? कोई भी लाइन नहीं मिल रही। तो क्या इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 20 हो जाएंगी? बताओ। पहले मैंने अलग से लाल को गिन लिया, नीले को गिन लिया, इसके बाद लाल और नीले को दोनों को चिपकाकर काउंट करने की कोशिश करते हैं। दोनों को चिपकाकर काउंट किया तो क्या कोई नया त्रिभुज यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। बन रहा है तो बताना, ठीक है? आएंगे अभी वापस से इसी क्वेश्चन पे, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये दे रखा है आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। लकड़ी, मेज, दरवाजा, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? वुड, टेबल, डोर, तीनों के बीच में कौन सा आकृति या कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़िए जी, जल्दी से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। करिए जरा फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर? आना भी स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड, आ जाओ। देखो, लकड़ी, मेज, दरवाजा, क्या ऑल का रिलेशन आ रहा है कहीं? सभी का। क्या सारी लकड़ी का टेबल बनता है? नहीं। सारी टेबल लकड़ी से बनती है? नहीं भाई, टेबल तो कांच की भी होती है, लोहे की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। सारी टेबल दरवाजा होती है, सारी दरवाजा टेबल होती है, सारी दरवाजा लकड़ी होती है, सारी लकड़ी दरवाजा नहीं। किसी में ऑल का रिलेशन नहीं आ रहा, तो कुछ कुछ हो रहा है। कुछ टेबल लकड़ी से बनती है, कुछ लकड़ी टेबल से बनती है। तो लकड़ी टेबल से नहीं बनती, लेकिन कुछ टेबल लकड़ी से जरूर बनती है। मतलब लकड़ी वाले गोले का कुछ हिस्सा, लकड़ी वाले गोले का कुछ हिस्सा टेबल में आएगा। भैया, कुछ टेबल लकड़ी की बनती हैं, कुछ लकड़ी टेबल की बनती हैं। कुछ लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, कुछ दरवाजे लकड़ी के बनते हैं, लेकिन दरवाजे में और टेबल में कोई रिलेशन नहीं आएगा। दरवाजे में और टेबल में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब दरवाजे को और टेबल को दूर दूर कर दीजिए, लेकिन दोनों का कुछ हिस्सा लकड़ी में आएगा। कुछ दरवाजे लकड़ी के बनते हैं, कुछ लकड़ी के दरवाजे हैं, कुछ लकड़ी के टेबल बनती है, कुछ टेबल लकड़ी की बनती है। बाकी केवल और केवल ऑप्शन सी में ही इसका रिलेशन दिखाया जा रहा है। 100% ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आकृति के अंदर काउंट करिए और बताइए इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट से। कितने? अरे क्या हुआ भाई, कितने त्रिभुज हैं? 8, 7, 6, 5। करिए फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो जी, क्या आ रहा है आंसर? ए, बी, सी वाला बनेगा। हाँ जी, सी वाला ही बन रहा है। कितने ट्रायंगल होंगे? तो ये आसान है, जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही त्रिभुज इसके अंतर्गत हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल ये 2, 3, 4 और एक ये 5। सबसे बड़े वाला ट्रायंगल एक ये 6। इसके अलावा मुझे इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा। तो कुल मिलाकर आकृति में टोटल 6 त्रिभुज होंगे, 5 छोटे और एक बड़ा, टोटल 6 ट्रायंगल इस आकृति में होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये दे रखा है, कैलेंडर से क्वेश्चन, पंचांग से संबंधित क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। पूछा गया है 16 मार्च 2007 को कौन सा दिन था? डायरेक्ट तारीख देकर दिन पूछा है, लगा दो ट्रिक भाई। 16 मार्च, 3 का मतलब मार्च होता है। 16 मार्च 2007 को कौन सा दिन था बताइए? शुक्रवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, मंगलवार था। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए और बताइए। फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 30 से 35 सेकेंड आपके पास है, करना है सभी को सॉल्व और बताना है इसका उत्तर
क्या हो सकता है? तीनों चीजें लिख देना, सेंचुरी का कोड, मंथ का कोड, रिमाइंडर, बस इन तीनों पे ही पूरा चैप्टर, मतलब पूरा डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो हमें पता है सेंचुरी का कोड क्या होता है। तो 1700 में अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे साथ 400 बीसी करी, 6 बार 400 बीसी। 1700 का कोड 4 होता है, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6 होता है। ये सेंचुरी के कोड हैं, शताब्दी के। महीने होते हैं 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल होते हैं 12 महीने। महीने का कोड क्या होता है? तो महीने का कोड होता है 144 025 036 146। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 146। लेकिन अगर दिया गया साल लीप ईयर है तो लीप ईयर में एक एक संख्या माइनस कर दो। जनवरी का कोड 1 में से 1 घटाओगे 0, फरवरी का कोड 4 में से 1 घटाओगे 3। अगर दिया गया साल साधारण है, अगर साधारण साल है जिसमें 365 दिन होते हैं, तो यह कोड होता है 144 025 036 146। लेकिन अगर दिया गया साल लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। जनवरी का कोड 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी थी, रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर आपका आता है 0 तो शुरुआत होती है सैटरडे, शनिचर से। रिमाइंडर 1 है मतलब संडे होगा, रिमाइंडर 2 है मतलब मंडे होगा, रिमाइंडर 3 है मतलब ट्यूसडे होगा, रिमाइंडर 4 है मतलब वेडनेसडे होगा, रिमाइंडर 5 है मतलब थर्सडे होगा, रिमाइंडर 6 है मतलब फ्राइडे होगा। क्लियर है जी? तो ये तो पूरी कहानी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन को करते कैसे। सबसे पहले तारीख पे तारीख ले लो। मार्च का कोड क्या होता है? तो मार्च का कोड 4 है, 4 ले लो। दिए गए साल को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो 2000 को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सेंचुरी ले लो अलग, 2000। सेंचुरी का कोड कितना होता है? तो 2000 का कोड 6 है। और ये माइंड में याद होना चाहिए, एग्जाम में लिखना नहीं है आपको बैठ के। बचा हुआ साल कितना है? 7 साल। तो बचे हुए साल को लिख लो। 7 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 7 साल में भी एक ही लीप ईयर होगा। कैसे करते हैं इसे? दिए गए साल को 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3। कितने लीप ईयर आए? एक ही लीप ईयर आया होगा, इसलिए 1 लिखा है। लीप ईयर को जोड़ दो, सारी संख्या को जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक हफ्ते के बाद वही दिन रिपीट होता है। एक्स्ट्रा दिन अगर निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करना होगा। जो संख्या 7 की मल्टीपल है यहीं पे खत्म कर दो। 6 और 1 7, 7 7 के टेबल में आता है ना, खत्म कर दिया। बाकी जो बच गया जोड़ो, 16 में 4 को जोड़ा 20, 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर पता करना है, हमें बचे कुछ दिन। 7 दूनी 14, हमारे पास रिमाइंडर बचा 6। और रिमाइंडर जब 6 आता है तो क्या माना जाता है? फ्राइडे। इसका मतलब 16 मार्च 2007 को शुक्रवार रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। अब अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं बार बार इसलिए आपको थोड़ा सा आराम से बताती हूं, क्योंकि अगर आप भूल भी गए ना तो एक बार रिवाइज हो जाएगी बहुत आराम से। ये सारी कलाकृति आपको दिमाग में रखनी है, लिखनी नहीं है। ठीक है, आंसर आ जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे 100% सही आंसर है। आगे आ जाइए, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कथन और अवधारणा या पूर्व धारणा, स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन है। पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कथन दे रखा है, अनु शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 6 बजे निकलती है। इसकी क्या पूर्व धारणाएं निकाली जा सकती हैं? अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी, अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। आप दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा अजम्पशन निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? करो जरा एक बार जल्दी से।
आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है भाई, वेरी गुड। बताइए कौन सी पूर्व धारणा निकाली जा सकती है, क्या आएगा इसका आंसर? ए बी सी डी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकना, आप लोग करो आंसर इसका। निकला? आ जाओ, काफी टाइम मिल गया इसमें आपको, ठीक है। इधर देखो, पूछा क्या इसने, पूर्व धारणा कौन सी सही होगी। कथन दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं कि मुझे मीटिंग में जाना है और मीटिंग में जाने के लिए मैं 10 बजे निकली, तो जाहिर सी बात है मैं मीटिंग वाले समय से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगी, तभी तो मैं टाइम से निकली। मैं इसलिए निकल रही हूं सुबह 10 बजे ताकि मैं मीटिंग वाले समय से पहले पहुंच जाऊं। तो दूसरी वाली तो धारणा बनाई जा सकती है कि अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, तभी तो निकली होगी वो टाइम से घर से। अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंचेगी, इसके बारे में नहीं कह सकते। अब देखो वो कितने बजे पहुंचेगी, 2 बजे, 3 बजे पहुंचेगी, 12 बजे पहुंचेगी, 11 बजे, कितने बजे वो पहुंचती है ऑफिस, इसके बारे में नहीं दे रखा और ना ही आप अनुमान लगा सकते। मैं बोलूं आज बारिश आएगी, ये तो सही है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आज 2 बजे बारिश आएगी, तो ये तो अनुमान गलत है ना, आप एग्जैक्ट टाइम पर थोड़ी बता सकते हो। तो यहां पर पहले वाला पूर्व धारणा गलत हो जाएगी, आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। फर्स्ट अजम्पशन गलत है, लेकिन दूसरे वाला करेक्ट है। अगर वो समय से निकली है तो जाहिर सी बात है मीटिंग पर टाइम से पहले ही पहुंचेगी। केवल दूसरे वाली ओनली सेकेंड दूसरे वाली पूर्व धारणा सही हो जाएगी, अंतर्निहित हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका समय शुरू होता है अब, पढ़ो जरा एक बार जल्दी से बताओ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, क्या कह दिया कीर्ति ने मोहन से? तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई साले की सबसे बड़ी बेटी है। कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता होगा, भांजी या भतीजी का, बेटी का, चचेरा ममेरा मौसेरा, भाई या बहन का, ननद का। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए फटाफट से और बनाइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। आ जाओ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त के पिता समझना, मेरे दोस्त के पापा के बहनोई या साले की सबसे बड़ी बेटी है। तो मेरे दोस्त के पिताजी, मेरे दोस्त के पापा के बहनोई, अच्छा बहनोई या साला किसे कहते हैं? पापा की मतलब पापा की पत्नी होंगी, पत्नी के भाई को बहनोई या साला साले साहब कहा जाता है ना। तो यही मान के चलो मम्मी के भाई हैं बहनोई या साला, ठीक है। साले की सबसे बड़ी बेटी है, तो कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता होगा? तो भाई लगेगा भाई, मौसेरा भाई लगेगा, कजन लगेगा। ऑप्शन सी नहीं आ जाएगा इसका? बनाओ, इसको बनाकर भी देख लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे किसके? कौन बोल रहा है? मोहन। मोहन से कह रही है कीर्ति। कीर्ति ने कहा तो कीर्ति के लिए मेरे आया है, मेरे दोस्त के, कीर्ति के दोस्त के, मेरे दोस्त के पिता के बहनोई या साले, ब्रदर इन लॉ किसे कहा जाएगा? तो पापा की शादी हुई होगी, मतलब पापा की पत्नी होंगी, पत्नी के भाई को साले साहब कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई या साले साहब की सबसे बड़ी बेटी है, भाई की या साले साहब की सबसे बड़ी बेटी है। इसका मतलब उनकी पत्नी की क्या लगेगी? तो भाई की बेटी को क्या कहा जाता है? पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी की पत्नी अपने भाई की बेटी को क्या कहेगी? भतीजी कहेगी। भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं। तो वो मेरे दोस्त की मम्मी की तो भतीजी लगेगी, लेकिन मेरी क्या लगेगी? मैं अपने आप को अपने दोस्त के अकॉर्डिंग देखूंगी। तो मेरी मम्मी के भाई मेरे लगेंगे मामा, मामा की लड़की मेरी ममेरी बहन कहलाएगी।
मामा की लड़की कजन सिस्टर कहलाती है, ठीक है, ममेरी बहन कहलाएगी। तो यही तो बोला है कि कीर्ति के फ्रेंड की क्या लगेगी, कीर्ति के दोस्त से उसका क्या रिलेशन है। तो कीर्ति के दोस्त को देखो, दोस्त की मम्मी, मम्मी के भाई मामा, मामा की लड़की को ममेरी बहन कजन सिस्टर कहा जाता है। हालांकि कजन के साथ ब्रदर एंड सिस्टर नहीं लगाते, वो ही और शी डिसाइड करता है, लड़का या लड़की। ऑप्शन सी इसका आंसर 100% सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समय आपका शुरू होता है अब। यदि T36 लिखा हुआ है, W49 लिखा हुआ है, Z64 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, F100 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। करिए जरा एक बार जल्दी से, बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। हाँ जी, बहन ही लगेगी डेफिनेटली, सी बिल्कुल ठीक था। समझ में आ रहा है कुछ इसके साथ, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बनाया जाए, आ जाओ। यहां पर टी दे रखा है, टी 20, 3 को जोड़ा W आ गया, 23 में 3 को जोड़ा 26, 26 में 3 को जोड़ोगे C आ जाएगा, और C में 3 को जोड़ोगे तो 6 पे F आ जाएगा। पहले 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 8 का, तो अब 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, बाद में 10 का स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा C81, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। खत्म, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, कथन व निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। कथन दिया हुआ है, सभी उपकरण ठोस है, कुछ ठोस धातु है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सभी धातु उपकरण है, कुछ धातु ठोस है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। समय आपका शुरू होता है अब, करिए फटाफट से। कथन को देखकर वेन डायग्राम बनाइए और निष्कर्ष को सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो जी जल्दी से और बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट दिखाई दे रहा है, बताओ। तो बनाएं पहले डायग्राम। सभी उपकरण ठोस हैं, सारे के सारे उपकरण, मतलब उपकरण वाला गोला, सारे उपकरण ठोस के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे आ जाओ। कुछ ठोस धातु हैं, ठोस वाले गोले का कुछ हिस्सा धातु वाले गोले में आ जाएगा। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। सभी धातु उपकरण है कि सारे के सारे धातु उपकरण के अंदर आ रहे हैं, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। धातु उपकरण के बारे में नहीं दे रखा तो हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। दूसरा चेक करो, कुछ धातु ठोस हैं, क्या धातु वाले गोले का कुछ हिस्सा ठोस में आ रहा है, तो डेफिनेटली आ रहा है। यहां पे केवल और केवल दूसरे वाला, ओनली सेकंड, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष सही होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे क्वेश्चन दे रखा है मिरर इमेज से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 12। आकृति की मिरर इमेज बनानी है, बताना है आपको। आकृति के दाईं ओर मिरर रखा हुआ है, मिरर के उस पार इनमें से कौन से ऑप्शन वाली आकृति दिखाई देगी। करिए जरा फटाफट से बताइए इसके लिए मिरर इमेज कौन सी बन सकती है, क्या होगा इसका आंसर। करो जरा एक बार जल्दी से। करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए का आंसर क्या हो जाएगा। मिरर इमेज, जो चीज लेफ्ट में जितना नजदीक है राइट में भी आ जाएगी, तो आकृति बनेगी राइट साइड में कुछ इस तरीके की, कुछ ऐसी ऐसी। शुरुआत ऐसे होगी कोने से। अब इधर नीचे की तरफ कोना होगा पैना, भाई जो लेफ्ट में जितना नजदीक है राइट में, और पीछे की तरफ ये मोटी होती जाएगी। ऑप्शन ए में ऐसा नहीं दे रखा, ऑप्शन बी में भी नहीं दे रखा। सी में कोना ऊपर की तरफ उठाया है, हमें नीचे की तरफ उठाना है। केवल ऑप्शन सी में है। बताओ, ये तो एक ही पॉइंट से हो गया, कुछ सोचना ही नहीं था।
आप इसमें यह भी देख सकते थे कि भाई एरो दे रखा है भरा हुआ कोने की तरफ मिरर में, तो कोने की तरफ ही एरो आएगा भरा हुआ पास में। यहां पास में एरो नहीं है, यहां पे भी एरो नहीं है, यहां पे भी एरो ऊपर की तरफ नहीं है, केवल सी में दे रखा है। तो आप छोटी छोटी चीजों से इजीली मिरर इमेज पता लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। विच ऑप्शन विल बी द नेक्स्ट फिगर इन अबव द सीक्वेंस। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति देखने को मिलेगी। करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सी आकृति आपको क्वेश्चन मार्क की जगह देखने को मिलेगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी आसान है। अगर मैं इसको अल्टरनेटिव फिगर की तरह देखूं, एक को छोड़कर एक, तो पहले वाली आकृति के जैसी तीसरी वाली आकृति है, सेम आकृति है, बस यहां पे एरो है, उसने पॉइंट लगा दिया, मतलब दूसरी वाली आकृति के जैसी चौथी आकृति होगी, सेम इमेज बनेगी, बस एरो की जगह पॉइंट आ जाएगा। अब ऐसी आकृति चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है। केवल डी में, बहुत ज्यादा भयंकर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कल सैटरडे है ना, तो कल मैं सोच रही हूं आप लोगों को एक और बढ़िया सा सेशन करवाने की। तो कल वाली क्लास में फिर हम और अच्छा सा सेशन को करेंगे, कंप्लीटली समझेंगे, उसको भी देखना, ठीक है। उसमें और थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस लेकर आऊंगी तो और मजा आएगा। उसमें काउंटिंग फिगर के 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेकर आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू कौन सी आएगी। दे रखा है 14 के 16M 1800 होगा ये, और 20Q। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। बनाया जाए, आ जाओ। 14 में 2 को जोड़ा 16, 2 को जोड़ा 18, 2 को जोड़ा 20, 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 22। के बाद एम ले रखा है, के 11 पे एम 13 पे 2 को जोड़ रखा है। एम एन ओ ओ पी क्यू क्यू आर एस एस आ जाएगा। 2 लेटर को जोड़कर लेटर लिखा गया, नीचे 2 संख्या जोड़ी, 22 के साथ एस ऑप्शन सी में दे रखा है। 100% ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपको क्या दिया हुआ है, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। बताना है आपको केवल इतना, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। दिया हुआ है RYFMT। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। करो जी एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ABCD, केवल अल्फाबेट दे रखे, अल्फाबेट के नंबर याद है तो आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बनाया जाए। R आता है 18 पे, Y 25 पे, F आता है 6 पे, M 13 पे, T 20 पे। 18 में 7 को जोड़ा 25, 7 को जोड़ा 6, 7 को जोड़ा 13, 7 को जोड़ा 20, 7 को जोड़ोगे 27, 27 टोटल 26 अल्फाबेट होती हैं, एक ज्यादा, 1 पे और 27 पे ए आता है अल्फाबेट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 18 में 7 को जोड़ोगे 25, 25 में 7 को जोड़ोगे, टोटल ABCD कितनी होती है 26, 26 में 1 को जोड़ो या 25 में 7, एक ही बात है, 6 पे एफ आ जाएगा। 6 में 7 को जोड़ेंगे 13 पे एम, 13 में 7 को जोड़ेंगे 20 पे टी, 20 में 7 को जोड़ोगे 27, टोटल ABCD 26 होती है, एक ज्यादा, एक पर ए आता है, 27 पर ए ही आएगा। ए ऑप्शन सी में दे रखा है, सी इसका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या हो सकता है। कथन दिया हुआ है आपको बढ़िया सा और निष्कर्ष दे रखा है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कॉन्क्लूजन सही है। समय आपका शुरू होता है अब। सभी मैट गलीचे हैं, कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है। कुछ मैट कपड़े हैं, कुछ गलीचे मैट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर। करो जी जल्दी।
ये जी जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। तो कथन पढ़ते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। आ जाओ। इसने बोला सभी मैट गलीचे हैं। सारे के सारे मैट किसके अंदर आ जाएंगे? गलीचे के अंदर आ जाएंगे। सभी मैट गलीचे हैं। आगे कोई कपड़ा गलीचा नहीं है। गलीचे का कोई भी रिलेशन कपड़े वाले गोले से नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष पे। कुछ मैट कपड़े हैं। क्या मैट वाले गोले का कुछ हिस्सा कपड़े में है? दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव तो कतई नहीं आ सकता। दूसरा चेक कर लो, कुछ गलीचे मैट हैं। क्या गलीचे वाले गोले का कुछ हिस्सा मैट में है? तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले गोले में डेफिनेटली होता है। यहां पे केवल दूसरे वाला, ओनली सेकंड, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो केवल दूसरे वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में टोटल वर्गों की संख्या बतानी है, कितनी है? आकृति में कुल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी बताइए। 20 है, 21 है, 19 है, 18 है। काउंट करो और बताओ आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा एक बार जल्दी से बताइए इसका आंसर। सॉरी, 20 आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। ओके, बनाया जाए भाई, जल्दी से आ जाओ। तो पहले बेसिक फिगर उठा लेते हैं। हमें एक बेसिक फिगर दे रखी है, ये वाली। इस बेसिक फिगर में चेक करो जरा, कितने दे रखे हैं इसने नंबर ऑफ कॉलम? 4। कॉलम की बड़ी वाली संख्या ले लो। रो कितनी दे रखी है? 2। रो की बड़ी संख्या मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 4 से एक कम संख्या 3, 2 से एक कम संख्या 1, 3 एक कम 3। बाकी कम नहीं करना, 0 आ जाएगी और उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। हम रो और कॉलम की संख्या तब तक कम करते रहेंगे जब तक दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 ना आ जाए। जो भी संख्या है उनको जोड़ दो। 8 और 3 11, मतलब 11 मेरे पास स्क्वायर हो गए जो लाल कलर के डिब्बे में है। अब बाहर वाले देखो, तो एक छोटा वाला स्क्वायर ये रहा, दूसरा छोटा वाला स्क्वायर ये रहा, और एक तीसरा स्क्वायर ये रहा बड़े वाला। इसी तरीके से एक छोटा वाला स्क्वायर ये रहा, 2 छोटा वाला स्क्वायर ये रहा, और एक ये पूरा बड़े वाला तीसरा छोटा स्क्वायर हो गया। एक छोटा स्क्वायर ये है, दूसरा ये है, और एक ये पूरा बड़ा डिब्बा, 3 हो गए। तो कितने और मुझे स्क्वायर मिल गए? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो गए? ये 9। तो ये हो गए 11, ये हो गए। कुल मिलाकर इस आकृति में स्क्वायर की संख्या हो जाएगी 11 और 9 20। 20 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कितने स्क्वायर हैं? 20 स्क्वायर हो जाएंगे। आगे आ जाओ। ऑड वन आउट क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। आकृति में टोटल, तो छोड़ो आकृति में, ये आकृति है ही नहीं, चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? ऑड वन आउट है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट नजर आ रहा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए और बताइए। उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कॉपर, प्लैटिनम, कार्बन, गोल्ड, क्या होगा इसका आंसर? तांबा हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सब मिश्र धातु। बचा कौन सा? कार्बन। ये बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर 100% सही है। आकृति के सीरीज की क्वेश्चन दे रखी है, पूछा हुआ है आपसे कि बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 19 को करिए सॉल्व और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, बाकी धातु है, सी नहीं कार्बन आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। ठीक है, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? तो गौर से देखिए इस आकृति को, कुछ तो समझ में आएगा। एनालॉगी दे रखी है इसने, मतलब सादृश्यता, समानता। पहली वाली आकृति को इसने 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ दिया। पहले ये ऊपर नॉर्थ में देख रही थी, अब ये ईस्ट में देख रही है, पूर्व में। पहली वाली आकृति को 90 डिग्री घड़ी के दिशा में
टर्न या रोटेट किया गया है। जब आप पूछी गई आकृति, जो आकृति दे रखी है, इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट करोगे तो कैसी दिखाई देगी? तो ट्राइंगल 90 डिग्री रोटेट हो रहा है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ट्राइंगल 90 डिग्री रोटेट हो रहा है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अभी बता देती हूं मैं आपको। ठीक है, इस तरीके से इसने आकृति दे रखी है और इसी तरीके से आपकी बन जाएगी। ओके, हमने इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट कर दिया। यहां पर दो हिस्से इसके भरे हुए नीचे वाले, तो यहां पर भी दो हिस्से भर जाएंगे। तो जब आप इस आकृति को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट घुमाओगे तो आकृति दिखाई देगी कुछ कुछ इस तरीके की। और ये वाली आकृति मुझे दूसरी वाली फिगर में दिखाई दे रही है, मतलब बी में दिखाई दे रही है। तो बी का बी, ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री आकृति को बस रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कुछ भी नहीं है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। अगेन सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, फिगर सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति दिखाई देगी ये आपको बता रहे हैं। तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे स्प्रिंग को केवल क्या किया है इसने, 180 डिग्री मोड़ दिया है, 180 डिग्री अपोजिट उल्टा। क्या किया गया है, इसको 180 डिग्री मोड़ दिया गया है। तो जब आप इस वाली आकृति को इसी तरीके से फोल्ड करोगे तो क्या ये बी वाली तरह दिखाई नहीं देगा? भाई इसने केवल इसको 180 डिग्री पूरा विपरीत कर दिया। ये वाली साइड उल्टा हो गई, इधर आ गई, और ये वाली साइड उल्टा हो गई, इधर आ गई। इसका मतलब ये वाली साइड उल्टा होके इधर आ जाएगी और ये वाली साइड उल्टा होके इधर आ जाएगी। जस्ट अपोजिट ऑप्शन बी में दे रखा है और ये बी वाली आकृति ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए का बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिशा व दूरी से दे रखा है, पढ़ना है, बताना है। नरेश और शाही, नरेश और शाही एक सुबह चेस खेलने के लिए बैठे। तो भाई आसान है, ज्यादा समय ले लेना, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, नरेश और शाही एक सुबह चेस खेलने के मानक व्यवस्था में बैठकर चेस खेल रहे हैं। यदि नरेश खेलते हुए सूर्योदय को देख रहा है तो शाही का चेहरा कौन सी दिशा में होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों चेस को खेल रहे हैं तो दोनों अपोजिट दिशा में बैठे होंगे। दो ही प्लेयर हैं जो चेस को खेल सकते हैं। इसने बोला यदि नरेश सूर्योदय को देख रहा है, सुबह के समय खेल रहे हैं तभी तो सूर्योदय सनराइज देख रहा होगा। यदि नरेश देख रहा है सूर्योदय को, मतलब नरेश का चेहरा होगा ईस्ट में। सूर्य उदय, सुबह सूरज कहां से उगता है? पूरब से, ईस्ट से। तो दूसरा व्यक्ति शाही कौन सी दिशा में देख रहा होगा? नरेश ईस्ट में देख रहा है तो शाही उसका जस्ट अपोजिट वेस्ट में देखेगा, पश्चिम में देखेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, वेस्ट पश्चिम। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट होगा। बना या नहीं बना बताओ? ये तो आसान था, खैर डायरेक्टली आप इसका आंसर बता सकते थे। चेस हमेशा अपोजिट पोजीशन में ही खेला जाता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन और है, बस 2-3 और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम्या ने रेणुका से कहा, आपकी मां के पति की बहन मेरी चाची, मामी और फुआ हैं। रेणुका से राम्या का क्या रिलेशन होगा? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी। आपकी मम्मी, राम्या ने रेणुका से कहा, आपकी मम्मी के पति मतलब आपके पापा, आपके पापा की बहन मतलब आपकी बुआ, आपकी बुआ मेरी भी बुआ है। अगर आपकी बुआ मेरी भी बुआ कहलाएंगी तो रेणुका से राम्या का रिलेशन क्या होगा? सिस्टर का नहीं होगा? बताओ भाई। उसने बोला जो आपकी बुआ है वो मेरी भी बुआ कहलाएंगी, तो क्या दोनों के बीच में बहनों का रिलेशन नहीं होगा? निकला या नहीं निकला? पहले ये बताओ, फिर मैं बताती हूं आपको।
भाई वो बोल रही है राम्या ने रेणुका से कहा। कौन बोल रही है? राम्या। किससे कह रही है? रेणुका से। आपकी मम्मी मतलब रेणुका की मम्मी, आपकी मम्मी, रेणुका की मम्मी, आपकी मम्मी के पति की बहन। अब आप बताओ रेणुका क्या कहेगी? रेणुका के मम्मी के पति रेणुका के पापा लगेंगे, पापा की बहन को बुआ कहा जाता है, मतलब जो रेणुका की बुआ लगती हैं वही मेरी भी बुआ लगेंगी, चाची, मामी या बुआ लगेंगी। तो जो रेणुका की बुआ है वो मेरी किसके लिए आया? राम्या के लिए। राम्या की भी बुआ लग रही है, उसने सब लिख दिया। जो उसकी बुआ है वो मेरी भी बुआ है, इसका मतलब ये दोनों बहनें होंगी, सिस्टर होंगी। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कजन भी हो सकती है बट जेंडर पता है हमें, तो जेंडर में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कि भाई बनाना है या बहन, डायरेक्टली बहन बना देंगे। सिस्टर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कजन भी सही है बट कजन में ब्रदर सिस्टर दोनों दे दिया, बट ब्रदर नहीं है, दोनों लड़कियां हैं तो डेफिनेटली सिस्टर। आगे, चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं आपसे बोलती हूं ये हर बार पूछा जाता है, टीसीएस इसको देती ही देती है। इन चारों में से कौन सी आकृति बोलोगे आप इसे, अलग दिखाई दे रही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी आकृति अलग दिखाई दे रही है? तो एन में 1 2 3 3 लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा, ए में 1 2 3 3 लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा, 1 2 3 3 लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन डी में कर्व आ रहा है। बाकी सब में 3 लाइन से बनाई हुई अल्फाबेट आकृति है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर कर्व दे रखा है। आप सोचोगे मैम AEIOU वॉवेल निकाल लो इसको, वॉवेल निकालने इसको, वॉवेल से पहले ध्यान देना पूछा है ऑड विषम को पहचानो, और ये आकृति दे रखी है, अल्फाबेट नहीं दे रखा। अगर वो ऐसे लिख कर देता ABCD कि इनमें से कौन सा अलग है, ANDZ, एक स्मॉल एक कैपिटल लेटर, तो बना सकते थे कि मैम वोवेल वाला केस है, लेकिन यहां पे इसने आकृति में दिया हुआ है, बाकी सब आकृति 3-3 लाइन की है, डी वाले में कर्व है, डी बाकियों से अलग हो जाएगा, खत्म कहानी। ये क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो यहां पर दे रखे हैं इसने क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगी एज अ प्रैक्टिस सेट में दे दूंगी, वो आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को दूंगी एज अ होमवर्क, इसको करिएगा और बताइएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होगा ध्यान से पढ़ के, और अपने टाइम पे क्लास होगी, टाइम पे ही क्लास को आप लोगों को लेना है।